अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, यहाँ हमने मेन जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है वो कौन सी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक फार्मूलाज, सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन, और इसके अलावा है रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो क्या चीज़ होती है। देखिए एक्सप्रेशन, पहले तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन हम कहते हैं एक जुमले को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को एक जुमला कहते हैं ना। तो इसी तरह मैथ के अंदर हम जब कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? दो या दो से ज़्यादा जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो अगर किसी ऑपरेटर की मदद से मिली हुई हों तो उसको हम एक जुमला या एक्सप्रेशन कहेंगे। अब टर्म्स क्या होती हैं? जैसे ये लिखा है 4 तो ये एक टर्म है, ये 3 है ये एक और टर्म है, तो ये दो टर्म्स तो हो गई। अब इनको मिलाना कैसे? ऑपरेटर की मदद से। और ऑपरेटर क्या होता है? ये प्लस या माइनस जो है ना, ये ऑपरेटर होते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा ये कि 4 + 3, तो ये एक मुकम्मल एक्सप्रेशन होगी। ये 4 टर्म है, ये ऑपरेटर है और ये दूसरी टर्म है, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई है। अब जहाँ तक जिक्र है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजबरा कब काउंट होता है? जब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी सिंगल डिजिट के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ जाए। वेरिएबल क्या होती है? हमारे पास जो एक्स वाई जेड वगैरह यूज़ करते हैं ना हम क्वेश्चंस के अंदर, ए बी सी जो भी है, तो ये जो है ये एक्चुअली होती हैं, ये हमें अननोन टर्म्स होती हैं ना, इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी होती है, हमें पहले से नहीं मालूम होती। जब क्वेश्चन के अंदर मैं एक मिसाल ऐसे दे लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है a + 6 = 10, तो यहाँ हमें नहीं मालूम कि a कितना है, ठीक है। a कैसे मालूम होगा? जब a = 10, 6 उधर जाके -6 होगा तो क्या आ गया? a 4। इसी तरह अगर a - 6 = 10, अगर ये हमें सवाल दे जाए तो फिर क्या आएगा? a = 10 - 6 है तो उधर जाके +6, तो ये कितना हो गया? 16। सो देखें ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 भी आ रही है, 16 भी आ रही है। हर क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंट होती है। तो चूँकि ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनको वेरिएबल्स, ठीक है। अननोन भी इन्हें कहते हैं, अननोन या वेरिएबल। वेरिएबल किस लिए कहते हैं? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही होती हैं। अब अगर किसी भी एक्सप्रेशन यानी किसी भी जुमले के अंदर अगर कोई वेरिएबल हम यूज़ करें, ठीक है, जैसे 4 + 3, इसके अलावा इसके बजाय अगर ये 4x + 3 हो जाए तो यहाँ देखिए एक वेरिएबल आ गई है ना। तो जब वेरिएबल हम इसके अंदर काउंट कर लें तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी, ये अलजेब्रिक होगी क्योंकि इसके अंदर एक अननोन टर्म आ गई है, हमारे पास एक वेरिएबल आ गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या चीज़ है? एक एक्स, ठीक है, पोलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात होगी, उसमें भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स के अंदर हो, ठीक है, उनकी पावर होल, बल्कि आप यूँ कह लें नेचुरल नंबर्स के अंदर हो। पोलिनोमियल जिनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर हो। अब जैसे 4x + 3 है तो ये एक पोलिनोमियल है। अगर 4x⁻2 + 3 है तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह 4 और x + 3 है। अब ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x का स्क्वायर रूट है, x की पावर 1/2 है। होल नंबर, नेचुरल नंबर में तो 1/2 आता ही नहीं है ना, वो तो रैशनल में आता है। तो नेचुरल नंबर में या तो 1 होगा या 2 या 3 इस तरह होगा, 1/2 है ही नहीं। तो फिर अगर ये 1/2 पावर आ गई तो इसका मतलब है कि ये जो है एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन तो ये है लेकिन ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है वो क्या है? उसकी पावर होल नंबर्स में नहीं है। सेम अगर हम इसको लिख लें 4x + √3, तो अब ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि स्क्वायर रूट तो अब भी मौजूद है लेकिन वो 3 के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। तो समझने की बात ये है कि जो वेरिएबल है हमने उसकी पावर्स को काउंट करना है, बाकी जो कांस्टेंट है उनको नहीं देखना। तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर जो कि एक
यहाँ इसके x के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो मतलब कि ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट 3 के ऊपर है, यहाँ किसी के ऊपर नहीं है, तो ये दोनों पोलिनोमियल्स है। ये बीच वाली जो है ये पोलिनोमियल नहीं है, ऊपर वाली और नीचे वाली पोलिनोमियल्स है। अब आ जाते हैं रैशनल, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस पर। एक्चुअली रैशनल फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस भी हैं। रैशनल हमारा क्या होता है, तो रैशनल का आपने पे देखा ना कि किसी कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, रैशनल नंबर्स की बात करें तो a/b, ठीक है, या इसको आप यूँ कह लें p/q पे हम स्टडी करते हैं, तो p/q की शेप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त क्या है कि p एंड q दोनों बिलोंग करते हों इंटीजर्स के साथ, और साथ में एक शर्त यह है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओवर में 0 ना हो, और बाकी ये दोनों नंबर अगर इंटीजर्स में मौजूद हैं तो फिर हम इस टाइप की किसी चीज़ की लिखी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब वो अगर 4 है हमारे पास, ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम सिंपली तो नज़र आ रहा है कि 4 के नीचे कुछ नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी के नीचे कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके ओवर में 1 मौजूद है, और 1 भी चूँकि इंटीजर है तो इसका यूँ कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सिंपल लिखे हों तो वो भी रैशनल नंबर्स हैं। बस ये शर्त है कि अगर 3 है स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर और रूट क्रॉस नहीं हो रहा है इसका, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नहीं है। यानी कि स्क्वायर अगर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये देखें 2/2 का बन रहा है ना, ठीक है, 4 किसके ऊपर होता है 2/2, ठीक है, 4 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो 2/2 के ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट और ये पावर 2 क्रॉस होगी तो क्या आ जाएगा 2, तो मतलब ये हुआ कि 4 के ऊपर अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये इसका आंसर ऐसे आ रहा है, और ये भी एक रैशनल नंबर है। ये ध्यान में रखना है कि रैशनल के अंदर हमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हो तो फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। जैसे ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये 3 जो है ये रैशनल नंबर है और 4 जो है वो रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे आते हैं रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर, तो मतलब एक्सप्रेशन क्या होगी कि जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक होती है चीज़ p, देखिए p है, लेकिन एक्सप्रेशन की जब बात हो रही हो तो फिर p ऑफ x, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x, और नीचे जो है q ऑफ x, ये भी पोलिनोमियल ऑफ x ही होगी, ठीक है। तो ऊपर जो p है वो x यानी कि इसके पोलिनोमियल में होना चाहिए। जब x का जिक्र आ गया ना, मतलब कि एक वेरिएबल आ गई है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो भी टर्म है वो एक पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है। अगर इस शेप में होगे तो हम कहेंगे ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन शर्त ये है कि ऊपर एक पोलिनोमियल होनी चाहिए, इसी तरह नीचे भी एक पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तब हम कहेंगे कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया रैशनल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया। इसके अलावा पोलिनोमियल को और रैशनल एक्सप्रेशन को देख लिया कि वो क्या होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बुक के लास्ट पे आ रहे हैं सम अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है, कुछ फार्मूलेज हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे फार्मूले आ रहे हैं। यहाँ पे एक है x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। इसी तरह फिर x - y होल स्क्वायर, उसमें भी है ये, ठीक है। ये फार्मूले कुछ तो आप पिछली क्लासेस में स्टडी करके आए हैं और कुछ नए भी होंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये सारे फार्मूले आपने ना ये याद कर लेने, ये चीज़ें याद करनी है आपने। फिर इनका जो क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको याद होनी चाहिए। तो ये मैथ में वह चीज़ है जिसको आपने याद करना होता है, ठीक है, बाकी तो समझ नहीं होता है, लेकिन ये वह चीज़ें हैं जिनको आपने याद भी रखना होता है, ठीक है। ये क्या है, फार्मूले, जितने भी फार्मूले हमारे पास आ रहे हैं ना ये हमने याद करने होते हैं। नीचे हमारे लॉज ऑफ एल्गोरिथम याद हैं, लॉगरिथम के भी, तो वो जब चैप्टर 3 में हम करेंगे, लॉग के चैप्टर करेंगे, तो उसके अंदर मैं अलग से आपको समझा दूँगा उसका। फ़िलहाल आपने इन चीज़ों को देखना है। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिनको अलजेब्रिक फार्मूलाज हम कहते हैं, और ये फार्मूले आपने याद करने हैं। इनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो फिर मैं इनको बाकायदा क्वेश्चंस के अंदर भी आपको, एक्सरसाइजेस के अंदर आपको मैं इनको डीपली समझा दूँगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं, कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी जितने भी यहाँ पे फार्मूले हैं ना, किसी भी फार्मूले को आपने गैर आम नहीं समझना, ये सारे के सारे आपके मैथ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये ज़हन में रखें कि यहाँ अभी तो आप
आई थिंक सो 9th क्लास में ना, तो 9th में 10th में और आगे भी फर्दर जब तक आप स्टडी कर रहे हैं ना मैथ को, ठीक है, चाहे आप MSc मैथ कर रहे हैं तब भी ये फार्मूले आपके ज़रूरत के। तो इन चीज़ों को आपने, इन फार्मूलों को अपने जहन में अपने बिठा लेना है हमेशा, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको भी देख लें, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीप्लाई बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X। वो कह रहा है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट आता है वो किसके रिज़ल्ट आता है, उन्हीं दोनों के, इन्हीं दोनों के HCF को, ठीक है, और दूसरे क्या चीज़ है, LCM। इन ये दोनों निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी रिज़ल्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट के सेम आएगा, यानी इनकी प्रोडक्ट सेम होगी, ठीक है। ये भी फार्मूला आई थिंक सो नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा, चैप्टर 5 में या चैप्टर 6 में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहरहाल ये फार्मूले आपने सारे जहन में अपने बिठा लेने, ठीक है जी। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में ये चेक कर लें कि वर्किंग रूल टू रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना होता है ना, जब लिखा होता है ना सिंप्लीफाई, तो वो उसका मतलब यही होता है कि आप उसको उसकी लोएस्ट टर्म के अंदर, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रख लें कि हमने वही करना होता है हमेशा। एक चीज़ क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टू कौन सी होती हैं, एक ऊपर P यानी कि जिसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे Q ऑफ X यानी कि डिनोमिनेटर। तो दोनों को आप सबसे पहले फैक्टराइज करवा लें, ठीक है। फैक्टराइज करवाने के बाद क्या करना है, फाइंड HCF, ठीक है। अब दोनों का HCF जो कॉमन फैक्टर है वो आप अलग कर लें, और फिर ऊपर वाले मतलब इसका कॉमन और नीचे वाला जो कॉमन सेम होगा वो आप क्रॉस करवा लें। अब जब दोनों वो क्रॉस हो जाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो आपकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि मज़ीद उनमें से कुछ कट नहीं सकता। तो आपने यही करना होता है कि फैक्टराइज करवाना है, कॉमन लेना है, ठीक है, और फिर जो चीज़ क्रॉस हो रही है उसको आपने क्रॉस करवाना है। ये तीन चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, बस इसके अलावा कोई स्टेप नहीं होता हमारा सिंप्लीफाई के लिए करने के लिए, ठीक है, या इस लोएस्ट टर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स क्या होती हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है ना उसको हम कहते हैं सर्ड। स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड। फॉर एग्जांपल आप यूँ देख लें कि हमारे पास लिखा है 3, ठीक है, तो ये तो एक नंबर है, लेकिन अगर ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो फिर इस 3 को हम क्या कहेंगे, ये एक सर्ड है, ठीक है। अब ये 3 सर्ड है। अब जहन में रखें कि सर्ड के लिए दो शराइत होनी चाहिए कि ये जो 3 है मतलब स्क्वायर रूट को हटा के सिर्फ अगर 3 को देखें तो वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तो 3 एक रैशनल नंबर ही होता है। इसके अलावा जब इसको स्क्वायर रूट के साथ मिला के करें तो वो क्या हो, इरेशनल, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्रॉस ना हो। जैसे ये 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्रॉस होके ऐसे आ जाता है ना 2, तो फिर ये चीज़ सर्ड में नहीं आती, क्योंकि ये वैसे इसकी शेप इस तरह लिखी हुई है, बेसिकली ये 2 है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्रॉस नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे कि ये सर्ड है, यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही टर्म आ रही है। कौन सी टर्म आ रही है, 3, तो 3 एक सर्ड है इस टर्म के अंदर, लेकिन यहाँ 4 सर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ 2 क्रॉस हो रहा है, बेसिकली वही चीज़ है रैशनल वाली। तो सर्ड क्या है हमारे पास, सिंपल कि जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास टर्म होती है उसको हम सर्ड कहते हैं। और सर्ड के कुछ रूल्स भी हैं, वही कि जैसे x प्लस x क्या करते हैं, हम इनके कोएफिशिएंट जमा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 2x, ठीक है। अगर x मल्टीप्लाई बाय x हो तो फिर इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं, मतलब कि x की पावर 1 + 1 2, ऐसे ही होता है ना। तो उसकी सूरत में हम क्या करेंगे कि अगर सर्ड भी हमारे पास √3 ही है, ठीक है, तो अगर प्लस √3 है तो इसको भी आप यूँ ही समझ लें कि ये एक x है, तो फिर ये अगर ये x है तो ये भी x ही होगा क्योंकि सेम रकम है ना। तो क्या हो गया, जिस तरह x + 2x 2x होगा तो फिर ये दोनों भी अगर हमने ऐड करने हैं तो क्या करेंगे 2√3 √3x और ये 2। बेसिकली हमने यही करना होता है कि सर्ड्स को भी अगर सेम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हमने इनकी टर्म्स सेम है तो हमने इनको प्लस करने का तरीका क्या होता है कि इनके कोएफिशिएंट जमा करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लिखा है तो वो जमा कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 2 है और ये 1 है तो फिर क्या आ जाएगा 3√3, ऐसे आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वही x प्लस मल्टीप्लाई x(2), और अगर सर्ड मल्टीप्लाई बाय सेम सर्ड हो यानी कि सेम टर्म्स हो तो ये भी हो जाएगा वही काम, ठीक है, इसकी पावर भी
2 हो जाएगी। तो 2 पावर फिर क्रॉस होके क्या आ जाएगा, ये 3 सिंपल बाहर आ जाएगा। तो ये इसके रूल्स याद रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, लेकिन प्लस में हमने क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट जमा करवाने होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 2 को इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और √3 वैसे ही रहेगा, क्योंकि इस 2 के अंदर देखें ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, जबकि 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये जो बाहर वाली टर्म है वो बाहर, इसके बाहर 1 है ना, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ मौजूद होती तो फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती। लेकिन बाहर वाली टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, और जो सर्ड्स हैं वो सर्ड्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया जी। ओके, इसके अलावा हमने एक टॉपिक और इसमें स्टडी करना है, वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से मुराद ये है कि अगर ओवर के नीचे जो होती है टर्म्स, उस पर कोई सर्ड यानी कि कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, ठीक है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। बेसिकली हमने जो स्क्वायर रूट है वो ओवर के नीचे नहीं होना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन से मुराद यही है कि स्क्वायर रूट जो है वो ओवर के डाउन में नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ हो तो हो, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर हो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे अयोटा वाली टर्म्स अगर आपने जहन में हो, अयोटा वाले क्वेश्चंस में आपने किया था, तो वही इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो फिर नीचे फार्मूला बन जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 ओपन आ जाएगा और वो ऊपर √3, ठीक है, √3 ओवर, ये दोनों 2 पावर है ना, और 2 पावर और स्क्वायर रूट क्रॉस होगी तो 3 आ जाएगा। तो अब देखें नीचे जो है वो क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। और अगर नीचे 2 टर्म्स आ रही हैं 1/x माइनस √3, तो फिर इस शक्ल में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, x प्लस √3, जैसे अयोटा वाले क्वेश्चंस में हम करते थे, और ओवर में भी x प्लस √3। तो नीचे ये हमारा फार्मूला बन जाता है x² माइनस √3²। तो उस सूरत में √3 स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे। सो ऐसी सूरत में हमारे पास नीचे ओवर में क्या होता है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। ख़त्म किस लिए होता है कि हम इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा होता है। तो बात वही है फिर के फार्मूले तो आपने याद करने होंगे, और फिर ही फार्मूले उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम फिर ही स्टडी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसको ऐसे करें कि इसके जितने भी फार्मूले हैं उनकी तैयारी कीजिए, उन्हें याद करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि फार्मूले जो हैं वो कैसे उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको स्टडी करने के बाद हम 4.1 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।